अब यही बात वर्ड्सवर्थ और कालरिज मानते हैं। यानी कालरिज और वर्ड्सवर्थ आप प्लेटो से प्रभावित हैं, होरेस से प्रभावित हैं और कांट से प्रभावित। देखिए तो अपने जो परंपरा जो है उनकी, वो किस तरह परंपरा से जुड़ते हैं और परंपरा से विद्रोह करते हुए अपना रास्ता अलग बनाते हैं। भावानुभूति की बात करें तो मन की सहज प्रक्रिया है, यानी सेंसिबिलिटी जो है वो बनावटीपन वहाँ पर नहीं होना चाहिए। हम जो अनुभव करते हैं, जिस तरह मैं बोलता हूँ उस तरह तू लिख और उसके बाद भी मुझसे बड़ा तू दिख, यहाँ बिल्कुल बनावटीपन नहीं है। भाव बिल्कुल इस तरह से है कि जो हृदय से निकली हुई बात आती है वो है। आप परवर्ती कविता, छायावाद के बाद की जो कविताएं आती वहाँ पर भी, चाहे राजेश जोशी हों, चाहे उदय प्रकाश हों या अन्य कवि धूमिल, ये परवर्ती कवि हों, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत कम इस तरह की बनावटीपन की बात आती है। संभवतः यह है कि छायावाद और उससे पहले की जो स्थिति थी, यानी द्विवेदी युग में, भारतीय समय के संदर्भ में, भारतीय कविता के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ का इंटरप्रिटेशन इसलिए कर रहा हूँ कि ये सरलता से समझा जा सके। तो आप देखिए द्विवेदी युग की जो कविता है, उससे हटती हटती कविता बिल्कुल जब आती है और कुकुरमुत्ता तक आ जाती है, या कुकुरमुत्ता से हट करके जब कविता चलती है और आप देखिए कि यहाँ धूमिल तक आती है, या ज्ञानेंद्र पति और इस तरह के जो आधुनिक कवि हैं सुल्तान अहमद तक आती है, तो उसमें देखिए कि बनावटीपन और या इस तरह की काव्य भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं दिखता है। शायद यहाँ तक आते आते कवियों को यह एहसास हो गया हो कि आम आदमी की बोलचाल की भाषा ही और आम आदमी समझे इस तरह की कविता ही लिखी जाए, तभी उनके लिए उपयोगी होगी। अन्यथा होगी क्या कि उसका इंटरप्रिटेशन अर्थघटन करते करते ही समय बीत जाता है और एक की जगह अनेक। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि वर्ड्सवर्थ ये कहना चाहता है कि कविता बिल्कुल सपाट होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्ड्सवर्थ जो चुने हुए शब्द, जैसा कि मैंने चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती में बात कही, या त्रिलोचन की जो नगई मेहरा कविता आती है, आप देखिए नगई मेहरा भी अनपढ़ है और चंपा भी अनपढ़ है, और दोनों पात्रों को रखते हुए जो त्रिलोचन कहते हैं, नगई मेहरा इस संदर्भ में कहीं पढ़े लिखे अच्छे विद्वानों से श्रेष्ठ साबित होता है। उसकी जो सूझ है वो यहाँ चंपा में भी वही बात दिखती है। तो कविता की भाषा के संदर्भ में और कल्पना के संदर्भ में हम देखें तो ये कांट से प्रभावित दिखते हैं। रोमांटिसिज्म में कल्पना की प्रधानता थी। निराला की राम की शक्ति पूजा और संध्या सुंदरी आदि कविताओं में कल्पना का औदात्य दिखता है। मैंने उदाहरण अभी निराला की 2-3 कविताओं से दिया था, और उसमें राम की शक्ति पूजा अधिकांशतः एक बड़ी कविता, एक स्टैंडर्ड कविता मानी जाती है। और राम की शक्ति पूजा के लिए अगर हम कहें कि उसमें एक शब्द आता है राजीव नयन। अब राजीव नयन या इस तरह के जो कविता की शुरुआत ही जैसे होती है, और पूरा आकाश की जो लालिमा है और सूर्यास्त होने की जो ये बात आती है, तो ये जो कल्पना है वो कल्पना कवि ने किस तरह से किया होगा, यानी कितनी ऊंचाई पर जा कर के, कितनी गहराई में जा कर के, किस तरह के सोच विचारों में डूबते हुए। ये मुझे नहीं लगता है कि कोई कवि इस तरह तुरंत आशु कवि की तरह या आशु कविता की तरह लिख दे। ये निश्चित तौर पर ये गुजराती में क्या वागोड़वू, यानी जुगाली करने की बात है कि महीनाओं वर्षों तक वो मन में अपने शांति के क्षणों के जब आए शांति के क्षण, और तभी वो कविता लिखे और तभी वो सही बात आती है। इसी प्रकार संध्या सुंदरी धीमे धीमे आकाश से जो संध्या सुंदरी यानी सूर्यास्त होने जा रहा है, उसका जो चित्रण आप देखें तो ये जो कल्पना आती है वह निश्चित तौर पर निराला के काव्य साधना का परिणाम है। प्रसाद की बात करें तो कामायनी की ये 4 पंक्तियाँ, नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। अब यहाँ देखिए कि कम्युनिकेशन भी कितना है कि जो नायिका का अंग खुला है वो अधखुला अंग, और परिधान कैसा है तो नील परिधान है, और मेघ कैसा है तो जैसे कि बादल छाए हों और बिजली की जो चमक है,
और उसके बीच में जो गुलाबी रंग की कल्पना है। अब प्रसाद की जो कामायनी है उसमें जो ये कल्पना शक्ति का जो प्रयोग हुआ है वो अन्यत्र भी उनके होता है, लेकिन ये देखते ही बनता है। कविता में अगर इस तरह से देखा जाए तो कल्पना एक मानसिक शक्ति है। कल्पना एक मानसिक शक्ति है। कवि कल्पना के द्वारा वस्तुओं, घटनाओं और स्थितियों आदि के बिंबों का स्वच्छंद पुनर्सर्जन और संयोजन करता है। शमशेर की कविता में एक बार आता है कि चूल्हा जो है वो बिल्कुल लीपा हुआ है और बिल्कुल अभी अभी लीपा गया है, ऐसा कहते हैं। अब आप या नागार्जुन की जो कविताएं आती हैं और उसमें आप जैसे कि बहुत दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, बहुत दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, बहुत दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, बहुत दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। मैं कल्पना के संदर्भ में इस तरह की बातें इसलिए रखता हूँ जानबूझ करके कि इसका सीधा संबंध कहीं भी जोड़ा नहीं जाता है, लेकिन ऐसी स्थितियों से कभी गुजरा हुआ है। अकाल क्या होता है, अगर हम सिर्फ कल्पना ही करें तो निश्चित तौर पर छिपकलियों की गश्त की बात नागार्जुन नहीं कर सकते। वो कल्पना तभी साकार होती जब अनुभवजन्य हो। वर्ड्सवर्थ ये बात पहले कहते हैं कि कविता अनुभवजन्य होनी चाहिए, उसमें अनुभव शक्ति भी होनी चाहिए। तो बहुत दिनों तक चूल्हा रोया या चक्की रही उदास, ये जो पूरा वातावरण होता है और अकाल का जो पूरा दृश्य निर्मित होता है, तो कवि की कल्पना शक्ति और यथार्थ का सुभग समन्वय यहाँ देखने को मिलता है। आगे की बात के लिए राजीव जी। भाषा और उसके संदर्भ में सबसे पहले भाषा कैसी होनी चाहिए। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में वर्ड्सवर्थ ने कहा कि भाई भाषा का जो हो, कोई भी चीज़ हो, अगर भाषा है तो भाषा का स्थान को ध्यान में रखना चाहिए, उसका स्तर, उसका विचार ध्यान में रखना चाहिए, उसकी भावनाएं ध्यान में रखना चाहिए, और भाषा ऐसी हो जो प्रकृति के बहुत ही निकट हो, बहुत ही करीब हो। कल्पना का रंग उसमें होना चाहिए। जहाँ तक उन्होंने भाषा की बात कही, उन्होंने यहाँ एक चीज़ कही कि भाई भाषा गद्य और पद्य, इसमें कोई अंतर नहीं होता। उनके ही साथी कॉलरिज ने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा नहीं, मतलब भाषा जो है वो दोनों की अलग अलग होनी चाहिए। दोनों मित्रों में ही ये बात अमुक विरुद्ध थे, लेकिन फिर भी सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती है, उनकी भी अपनी मान्यता थी। इसलिए समकालीन कविता से जो घुटन हुई तो उनसे उन्होंने ये सबक लिया, क्योंकि वो उनका जन्म भी ऐसी जगह हुआ, ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य में हुआ, तो वो अपने आप वहाँ, अब वो बचपन में उनकी माता का देहांत हो गया और उन ऐसे कोकरमाउथ जैसे जगह पे रहना, तो ये सारी की सारी, कोई भी कवि होता है उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। और फिर उन्होंने ये नक्की किया कि भाई नहीं, इस तरह होना चाहिए, भाषा एकदम ऐसी होनी चाहिए जो सीधे सीधे बात कही जा सके। और भाषा का खास उपयोग ये होना चाहिए कि जहाँ से हम कविता को उद्भव कर रहे हैं, जहाँ से कविता जन्म ले रही, वहाँ पर वो व्यक्तियों की अपनी भाषा होनी चाहिए, उनका अपना क्षेत्र होना चाहिए, वहाँ से जुड़ी हुई भाषा होनी चाहिए। उसका मूल जो है वो भाषा का मूल जो है वो लोग होने चाहिए। और दूसरी बात, उन्होंने छंद की बात की कि छंद होना चाहिए। छंद को ऐसा मानते थे भाषा में कि छंद के कारण क्या होता है, आप दुख, कितना भी कष्ट हो आपके ऊपर दुख है, तो वो दुख और कष्ट जो है छंद उसको थोड़ा सा दूर कर देता है, कष्ट हल्का बना देता है। इसलिए भाषा में छंद का उपयोग होना चाहिए। और छंद को तो बहुत ज़्यादा वो मानते थे और छंद का उन्होंने उपयोग भी कई कविताओं में उन्होंने किया है। तो इस प्रकार भाषा जो है वो बिल्कुल ग्रामीण या स्वाभाविक होनी चाहिए। भाषा विनम्र मानव भाषा होनी चाहिए। भाषा प्रकृति का एक फल है, इसलिए भाषा जो है वैभव और सौंदर्य के मध्य में जो चीज़ हो वहाँ से चुनी होनी चाहिए। छंद जो है वो आवेश, उस पर अंकुश लगाना जरूरी है, क्योंकि जैसे मान लिया एकदम इमोशनल हो गया इंसान, तो उस पर भाषा जो है, ये छंद जो उपयोग करते भाषा में, वो उस पर अंकुश लगाता है।
ताकि उसकी कविता की रचना जो है वो बहुत अच्छी हो, सुंदर हो, आनंद हो, अपील करती हो, ऐसी भाषा का उपयोग होना चाहिए। जैसा कि आपने राजीव जी कहा कि गद्य और पद्य की भाषा वर्ड्सवर्थ जी। कहते हैं, तो जहाँ तक छंद की बात है तो आप हिंदी के गद्य में भी महादेवी वर्मा का अगर आप गद्य पढ़ें या कोई भी पढ़े जी। तो महादेवी वर्मा का जो गद्य है वो लगता है कि कविता जैसा ही है, क्योंकि वो कवियत्री भी हैं और छंद का अच्छा ज्ञान भी है। या जो हमारे हिंदी में ललित निबंध आते हैं तो ललित निबंधों की भाषा भी बहुत कुछ काव्यमय जैसी होती है। फर्क इतना ही होता है, कविता छंद युक्त होती है और गद्य सामान्य तौर पर ऐसा ही माना जाता है कि छंद मुक्त होता है। तो छंद मुक्त की जो बात आती है तो हिंदी में तो कविताएं भी ऐसी लिखी जाने लगी कि छंदहीन जिसे कहा जा सके। बीच में केचुआ छंद या रबर छंद जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ। तो वर्ड्सवर्थ को ऐसा लगता है कि वर्षों पहले इस चीज़ का ये अंदाज था। जैसे इस संदर्भ में आप की जो बात आती है कि भाषा और कल्पना के संदर्भ में, उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? जी, कल्पना जो है, जैसे उनकी एक कविता है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए स्काई, तो उन्होंने इसमें एज ए स्काई एक पूरी कल्पना ही है कि जैसे वो भटके, कैसे भटके, जैसे बादल भटकता है ऐसे वो इधर उधर घूमते रहे। तो इस प्रकार कल्पना जो है, कल्पना उसको एक कल्पना का रंग निखरा होना चाहिए, उस पर बिखरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ होता है, कल्पना सीधी सीधी भाषा में आप कहोगे और कल्पना नहीं होगी तो वो उतना असरकारक नहीं होती है, और कल्पना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ऐसा वर्ड्सवर्थ मानते हैं। तो जैसे मैं कविता आपको सुनाता हूँ कि आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ स्काई, आई वॉन्डर्ड लोनली दैट अ स्काई दैट floats on high over valleys and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, and fluttering and dancing in the breeze। अब ये सारी चीज़ में जो उन्होंने कल्पना का रंग डाला है, कैसे बिखेरा कि मैं भटका, मैं चला, मैं कैसे, जैसे एक बादल चलता है। कहते हैं कि पवन जहाँ ले जाए बादल को, बादल वहीं जाते हैं। दैट फ्लोट्स ओवर हाई वैल्यूज एंड हिल्स, जो उड़ता है ऊपर घाटियों में, या फिर छोटी छोटी जो ऊपर टेकरियाँ होती है या आकाश के नीचे। ऑल व्हेन ऑल एट वंस आई सो अ क्राउड, और जब वो क्राउड यानी यहाँ वो मनुष्य की बात नहीं करता, यहाँ डेफोडिल्स जो फूल है उनकी बात करता, जब उनका वो देखता है। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, और गोल्डन कलर के डेफोडिल्स जब वो देखता है, बिसाइड द लेक, लेक के पास, बीनीथ द ट्रीज, और किसके नीचे, पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, वहाँ वो क्या पाता है कि हवा जो है, मंद मंद जो पवन है वो डांस कर रहा है और तड़फड़ा रहा है। तो इस प्रकार की बातें जो है वो उसके कल्पनाशील जो कविताएं हैं या कल्पना को जो उसने महत्व दिया है, वो सारी चीज़ें यहाँ दिखती हैं। आगे बोलिए डॉक्टर साहब। जी हाँ, मैं वही बात कहना चाहता था आपसे कि जो कल्पना की बात वर्ड्सवर्थ करते हैं वो मुख्य रूप से इमेजिन यानी अनुभूति जन्य कल्पना की बात करते हैं। और बाद के कवियों ने जैसे कि भारतीय कविता में हम कहें या हिंदी कविता की बात कहें तो कल्पना पर एक तरह का मुलम्मा चढ़ा हुआ दिखता है। यानी वहाँ कल्पना में भाषा की तो बात ठीक है, लेकिन कल्पना भी बनावटी दिखती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हम लें तो रात्रि या दिन या चंद्रमा और सूर्य जैसे प्राचीन जो बिंब थे या जिसका वर्षों पहले से प्रयोग होता चला आया था, लेकिन आज के संदर्भ में हम देखें तो उसका नया प्रयोग उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कॉपी कट और पेस्ट की ही बात की है। तो ऐसी कल्पना से, ऐसी भाषा से बचने की बात वर्ड्सवर्थ करते रहे हैं। वर्ड्सवर्थ ने जो मुख्य बात भाषा और इस संदर्भ में कही वो यह भी कि भाषा मनुष्य की जन्मतः जो भाषा होती है या मनुष्य जिसमें सोचता विचारता है या जिसका वो उपयोग करता रहता है, तो उसमें अगर कविता कहता है तो वो एकदम
फ्लो होती है, बहती रहती है। और जिसमें जैसे कि अनुकरण की हुई भाषा या अनुदित भाषा, या इस तरह से आप देखने जाएं तो जो सीखी हुई भाषा होती है उसमें वह बात वो नहीं बन पाती है जैसा कि जन्म से। इसलिए भाषा की जो पकड़ होती है वो मूल रूप में उन्हीं ग्रामीणों के पास होती हैं। शहरी लोगों के पास तो आयातित चीज़ें होती हैं, शहरी लोगों के पास वो मूल चीज़ नहीं होती हैं। शहरी लोगों में भी आप देखिए जो लोग गांव से जुड़े हुए होते हैं तो उनके पास जो है वही चीज़ मुख्य होती है। मैं पुनः कुछ कविताओं की ओर ले जा कर के इस बात को साबित करना चाहता हूँ कि आप देखिए कि जो प्रेमचंद कालीन गद्य साहित्य है या जो छायावादी कविता है उसमें आप देखिए तो भाषा बिल्कुल सरल है। गोदान में प्रेमचंद जी ऐसा कहते हैं कि होरी जो सोचता है कि उसे ला करके नगर के द्वार पर इस तरह खड़ा कर दिया गया है कि जो भी उधर से गुजरता है उस पर थूक कर चला जाता है। अब ये आप देखिए कि जो एक भव्य दृश्य है, इससे ज़्यादा और उसकी तौहीनी क्या हो सकती है। और चूँकि प्रेमचंद हैं बोलचाल की भाषा में लिखते हैं, मैं इसलिए गद्य और पद्य की दोनों की बात हुई तो इसलिए भी प्रेमचंद को लेता हूँ कि सिर्फ कविता की ही बात में नहीं, लेकिन प्रेमचंद अगर गोदान में भी वो बात करते हैं, कविता नहीं लिखते हैं, अगर वो गद्य ही लिखते हैं तो गद्य में भी भाषा तो वैसे ही आती है। जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा ना मिले उसे मरने पर नया कफन दिया जाता है। इसमें कहीं भी कोई भी शब्दावली ऐसी नहीं है कि जो सामान्य पाठक को अखरे। और सामान्य पाठक के समझ में अगर जो चीज़ आती है वही मैं मानता हूँ कि मुख्य है। बाकी तो उसका जो अर्थघटन करके चीर फाड़ की जाती है वह तो फिर समीक्षाई की बात होती है, कवियों के कवि के लिए बात होती है, समीक्षकों के समीक्षक के लिए बात होती है। आम आदमी उससे हट जाता है, दूर चला जाता है। तो बड़ी बात यही है कि नवशास्त्रवादी प्रतिक्रिया के स्वरूप जो कदम उठाया उसमें वर्ड्सवर्थ ने साबित किया कि नवशास्त्रवादी जो लोग भाषा में आडंबर प्रिय थे, सामान्य पात्रों को वो कविता से दूर रखते थे, उससे हट करके कविता अपना एक नया स्थान ग्रहण करती है। इस संदर्भ में आप देख सकते हैं एक स्लाइड, जब वो कहते हैं कि मेरी कविताओं में ये जो अंतिम शब्द, कवि को वस्तुओं, घटनाओं और स्थितियों आदि का इंद्रिय बोध होता है, उस समय वे अदृश्य हो जाती हैं। तो कौन सी चीज़ें अदृश्य हो जाती हैं? जो कवि के मन में स्थिति थी, जिस चीज़ को कवि ने देखा था, जिन वस्तुओं को, जिन घटनाओं को, जिन स्थितियों को कवि ने भोगा था, उन भोगी हुई अनुभवजन्य